चैप्टर 11 में आज हम चर्चा करने वाले दोस्तों द्रव्य की तरंग प्रकृति और द्रव्य तरंगे क्या है। साथ में दोस्तों डी ब्रॉगली समीकरण चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना यार, अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना प्लीज। आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। छोटा सा वीडियो है, इंटरेस्टेड है देखते रहना, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यही बताना होता है कि द्रव्य तरंगों की प्रकृति के बारे में सबसे पहले अध्ययन किसने किया। कोई ना तो होगा ना, कोई ना कोई वैज्ञानिक होगा, कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो उन्होंने देखा होगा कि ये चीज ऐसा होता है, प्रैक्टिकली तौर से अनुभव किया होगा। तो दोस्तों सन 1924 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री लुईस विक्टर दे ब्रॉगली ने एक क्रांतिकारी विचारधारा प्रस्तुत की। अब दोस्तों क्रांतिकारी मतलब नहीं कि बिल्कुल लड़ाई छेड़ दिया उन्होंने, ऐसा मत सोच लेना कि लड़ाई छेड़ दिया, ऐसा नहीं है। क्रांतिकारी मतलब उस पर विशेष तौर से ध्यान देकर उन्होंने विचारधारा प्रस्तुत की जो निम्नलिखित है दोस्तों। पहला है संपूर्ण विश्व में ऊर्जा द्रव्य और विद्युत चुंबकीय तरंग अर्थात विकिरण के रूप में विद्यमान रहती है। मतलब ये जितना भी आपको ब्रह्मांड दिख रहा है वहाँ जो भी ऊर्जा है दोस्तों वो द्रव्य मतलब ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे आपको पता होगा दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगे मतलब एक विकिरण का ही रूप होता है ना विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये इस प्रकार से या तो द्रव्य या पदार्थ में होगा या तो किसमें होगा, विकिरण के रूप में ऊर्जा होगी। दो प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड में या संपूर्ण विश्व में दोस्तों ऊर्जा क्या होती है, विद्यमान है। अगला दोस्तों प्रकृति में सममितता होती है, अतः यदि विकिरण की द्वैत प्रकृति होती तो गतिमान द्रव्य कण की भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए अर्थात गतिमान कण में तरंग का गुण होना चाहिए। अब ये उनकी परिकल्पना थी, किसकी, डी ब्रॉगली की, कि चूंकि आपको पता है कि प्रकृति में क्या है, सममितता होती है, अतः यदि विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, मतलब उन्होंने बताया कि यदि विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है दोस्तों तो गतिमान द्रव्य और कण की भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो ऊर्जा होता है या तो द्रव्य के रूप में होता है या तो विकिरण के रूप में होता है। यदि विकिरण द्वैती प्रकृति की है दोस्तों तो द्रव्य व कण की भी द्वैती प्रकृति होनी चाहिए अर्थात गतिमान कण में तरंग का गुण होना चाहिए। मतलब कोई भी गतिमान कण है वो एक तरंग की भांति व्यवहार करना चाहिए। ये तो उनका था दोस्तों, है ना। अंतिम में निष्कर्ष निकला क्या दोस्तों डी ब्रॉगली समीकरण में कि लास्ट में क्या है कि प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संलग्न होती है। मतलब जैसे यहाँ पर बताया उन्होंने कि प्रकृति में सममितता है, यदि विकिरण द्वैती प्रकृति की है तब उसके कण और गतिमान जो आपके पास द्रव्य और कण है वो भी द्वैती प्रकृति के होंगे और जब द्वैती प्रकृति के होंगे दोस्तों तो कण जो है तरंग के रूप में चलेंगे। ये चीजें क्लियर है क्योंकि विकिरण तरंग के रूप में चलती है, विकिरण में ऊर्जा निहित होता है, द्रव्य में भी ऊर्जा निहित होता है तो कण में भी ऊर्जा निहित होगा। और यदि दोस्तों द्वैती प्रकृति दर्शाता है विकिरण तो द्रव्य और कण भी द्वैती प्रकृति दर्शाएंगे, मतलब समान होंगे। मतलब दोस्तों कण एक तरंग के भांति गुण प्रदर्शित करेगा। चीजें क्लियर है। तो डी ब्रॉगली ने बता दिया कि प्रत्येक गतिमान कण के साथ कोई भी ब्रह्मांड का कण होगा गतिमान होगा, उसके साथ दोस्तों तरंग संलग्न होती है। गतिमान कण के साथ संलग्न इस तरंग को द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। मतलब द्रव्य तरंग है क्या, द्रव्य तरंग है क्या, मतलब आपके पास पदार्थ है और पदार्थ के साथ कण की जो तरंग है वो भी चल रहे हैं, तब उन्हें हम कहते हैं द्रव्य तरंग। समझ रहे ना, गतिमान कण के साथ संलग्न तरंगों को हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंगे कहते हैं। या दोस्तों दे ब्रॉगली समीकरण या डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं दोस्तों डी ब्रॉगली समीकरण जो अपना मेन टॉपिक है। क्वेश्चन सीधा आता है डी ब्रॉगली समीकरण को समझाओ। तो दोस्तों डी ब्रॉगली समीकरण देखते हैं। तो पहले प्लांक के आधार पर और दोस्तों दूसरा आइंस्टीन के आधार पर, दो के आधार पर फार्मूला है, दोनों को कंपेयर कर देना, आंसर आ जाएगा। देखिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटॉन की ऊर्जा निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त E बराबर h न्यू, जहाँ h प्लांक नियतांक और न्यू विकिरण की आवृत्ति है। ये किसके आधार पर दोस्तों, प्लांक के क्वांटम के सिद्धांत के आधार पर E बराबर h न्यू ये ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा इतना मात्रा है दोस्तों, है ना। E बराबर h न्यू, E क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है, h दोस्तों प्लांक नियतांक है, न्यू विकिरण की आवृत्ति है। तो ये प्लांक के आधार पर इसको हम देते हैं दोस्तों समीकरण 1 देते हैं क्योंकि अपना E बराबर हो गया। ठीक है। आगे दोस्तों यदि फोटॉन को स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण मान लिया जाए, ठीक है, यदि फोटॉन को स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण मान लिया जाए तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से
फोटान की ऊर्जा E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। जहां दोस्तों यम क्या है, यम क्या है, फोटान का द्रव्यमान है, सी क्या है दोस्तों, प्रकाश का वेग है। यहाँ पर जो आपका कण का वेग है प्रकाश के वेग के इक्विवेलेंस है। और दोस्तों E बराबर m इंटू सी स्क्वायर, इसको दे दे समीकरण 2। अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 से आपको क्या दिख रहा है, समीकरण 1 और 2 से हमको दिख रहा है कि समीकरण 1 में भी E के बराबर है, समीकरण 2 में भी E के बराबर है। तो ये चीजें आपको पता होगा दोस्तों कि जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है तो राइट हैंड साइड डेफिनेट रूप से बराबर ही होगा। समीकरण 1 में भी E के बराबर है, समीकरण 2 में भी E के बराबर है, मतलब लेफ्ट साइड दोनों के बराबर है E और E, तो दोस्तों राइट साइड डेफिनेट रूप से बराबर होगा। तो अपन को लगाना है समीकरण 1 और 2 से। तो देखते हैं दोस्तों समीकरण 1 और 2 से बराबर एम सी स्क्वायर, मतलब ई और ई दोनों बराबर दोस्तों, तो डेफिनेट रूप से राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो मतलब यहाँ पर एच न्यू है तो एच न्यू कर देते हैं, और दोस्तों एम इंटू सी स्क्वायर, तो एम इंटू सी स्क्वायर हो गया। इतना क्लियर दोस्तों। अब यहां से हम चाहते हैं कि न्यू का मान रख दें, चूंकि दोस्तों न्यू बराबर होता है कितना, सी अपॉन लेमडा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा बराबर एम इंटू सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक साइड 2c है और एक साइड सिंगल सी, तो c से c दोस्तों डिवाइड कर दीजिए, यहां से तो बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा एच अपॉन लेमडा बचेगा और इंटू एम इंटू सी हो जाएगा, एम इंटू सी। या दोस्तों यदि मैं इससे h निकालना चाहूं, मतलब लेमडा निकालना चाहूं, तो कितना हो जाएगा आप ही बताइए। लेमडा, लेमडा को इधर ले जाओ तो लेमडा इक्वल यहाँ पर h बचेगा बटे एम सी। ये दोस्तों ये हो गया आपके पास एक तरंगदैर्घ्य का समीकरण आ गया। ये भी एक प्रकार का दोस्तों डी ब्रागली समीकरण ही है ना, डी ब्रागली समीकरण ही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि लैम्डा क्या है। लैम्डा विकिरण का तरंगदैर्घ्य है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य, ठीक है ना, लैम्डा बराबर विकिरण का तरंगदैर्घ्य। यहाँ पर लैम्डा क्या दोस्तों, विकिरण का तरंगदैर्घ्य। और भी दोस्तों फोटान का संवेग है बराबर एम इंटू सी, फोटान का संवेग है, फोटान का संवेग है, P बराबर एम इंटू सी, फोटान का संवेग है। इतना क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं H अपान यहाँ पर P कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ये भी दोस्तों डी ब्रागली समीकरण है, ये भी आपका डी ब्रागली समीकरण है। अब दोस्तों एक चीज और हम कर सकते हैं, यदि मान लेते हैं कि द्रव्यमान कण का वेग c की जगह v होता, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक लाइन और, यदि द्रव्यमान कण का वेग भी हो, तो दोस्तों यहाँ पर c की जगह भी हो जाता, तो लैम्डा इक्वल हो जाता h अपान m इंटू v। ये भी दोस्तों एक डी ब्रॉगली समीकरण का तरंगदैर्घ्य रूप है, ठीक है ना। तो ये तीनों दोस्तों डी ब्रॉगली समीकरण। अब आज लास्ट में दोस्तों आपको क्या लिखना है, यही अभीष्ट डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक है, यही अभीष्ट डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक